नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं, लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज में। जरा सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स हमारे सामने हो और वो नोट्स हमें भारत का संविधान बनने की पूरी कहानी सुना दें। तो बस आज हम उन्हीं नोट्स में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि इतना बड़ा दस्तावेज आखिर बना तो बना कैसे। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखा कैसे गया। सुनने में आसान लगता है, पर सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसमें सैकड़ों रियासतें थीं, अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां थीं, उस देश ने अपने करोड़ों लोगों के लिए एक कॉमन फ्यूचर, एक साझा भविष्य का नक्शा कैसे बनाया होगा। इसका जवाब देखिए, किसी एक दिन की कहानी नहीं है। ये तो दशकों के संघर्ष और देखे गए सपनों की कहानी है। तो ये जो संविधान सभा का आइडिया था ना, ये कोई रातों रात नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सपना था जो कई दशकों तक देखा गया, और इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, इस मांग के लंबे सफर से। ये टाइमलाइन देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये मांग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मजबूत होती गई। सोचिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के एक विचार से इसकी शुरुआत हुई, और 1938 आते आते ये कांग्रेस का एक बड़ा पॉलिटिकल गोल बन गया। और मांग क्या थी? एक ऐसी सभा जो वयस्क मताधिकार पर बने, यानी हर अडल्ट को वोट देने का हक हो। करीब करीब आधी सदी, 50 साल लग गए सिर्फ इस एक विचार को मनवाने में। अच्छा, तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर ध्यान तो दिया, पर उनके जो प्रपोजल्स थे वो हमेशा अधूरे से लगते थे। जैसे 1940 का ऑगस्ट ऑफर हो या 1942 का क्रिप्स मिशन, दोनों में बस भविष्य के वादे थे। क्रिप्स मिशन ने तो कहा भी कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब आप अपना शासन चलाइए लेकिन रहेंगे ब्रिटिश राज के अंदर। पर सब कुछ वर्ल्ड वॉर II के बाद। और हमारे नेता चाहते थे इमीडिएट एक्शन, अभी। उन्हें खोखले वादे नहीं चाहिए थे। और इसी बात पर महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए एक बड़ी मशहूर बात कही थी। उन्होंने इसे कहा एक पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिस पर तारीख भविष्य की डाली हो और जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कभी कैश भी होगा या नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक और तीखी बात जोड़ दी। उन्होंने कहा, ये चेक तो एक डूबते हुए बैंक पर काटा गया है। समझ रहे हैं? ये कमेंट दिखाता है कि हमारे नेताओं को अब ब्रिटिश एम्पायर की ताकत पर जरा भी भरोसा नहीं बचा था। और फिर सालों के इंतजार के बाद आखिरकार 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। ये वो पल था जब एक ठोस योजना सामने आई। यहीं से संविधान बनाने के काम को आप कह सकते हैं हरी झंडी मिली। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इस कैबिनेट मिशन ने जो ब्लूप्रिंट पेश किया वो काफी साफ सुथरा था। पहला, एक संविधान सभा बनेगी। दूसरा, एक अंतरिम यानी टेम्पररी सरकार बनेगी जो सत्ता के ट्रांसफर को देखेगी। तीसरा, एक अखंड भारत बनेगा। और हाँ, इसने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को उस वक्त खारिज कर दिया था। और एक और जरूरी बात, ये तय हुआ कि हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और ये बात कितनी कमाल की है सोचिए। आज़ादी मिलने से एक साल पहले ही 1946 में भारत की पहली कैबिनेट ने काम करना शुरू कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे बड़े नेता देश चलाने की जिम्मेदारी संभालने लगे थे। एक तरह से ये भविष्य की तैयारी थी। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन अब सवाल ये था कि इस इतने बड़े काम को अंजाम कौन देगा। तो चलिए अब मिलते हैं उन शिल्पकारों से, उन आर्किटेक्ट से, जिन्हें भारत का भविष्य लिखने की ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी मिली थी। 389। ये नंबर याद रखिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस पूरी विविधता का प्रतीक है जो उस दिन एक छत के नीचे जमा हुई थी। इसमें ब्रिटिश इंडिया के लोग भी थे और रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी, सब मिलकर एक देश की कहानी लिखने जा रहे थे। अब ये 389 सीटें आई कहां से थीं? देखिए, इसका बंटवारा भी उस वक्त की सच्चाई को दिखाता है। ज्यादातर सीटें यानी 292 ब्रिटिश इंडिया से और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से ये सब चुनकर आए थे, इलेक्टेड थे। और बची भी 93 सीटें थीं रियासतों की, जिनके सदस्य राजाओं ने सीधे भेज दिए थे, मतलब वो नॉमिनेटेड थे, चुने हुए। तो जब जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मतलब जबरदस्त बहुमत। इसका सीधा मतलब था कि संविधान कैसा बनेगा इस पर कांग्रेस की सोच का बड़ा असर होने वाला था। और मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो अब टीम तैयार थी और अब शुरू हुआ असली काम।
चलिए अब जरा देखते हैं कि पहली मीटिंग से लेकर कमेटियां बनने तक काम कितनी तेजी से और कितने डिसाइसिव तरीके से आगे बढ़ा। शुरुआत बहुत तेज थी। 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और फिर उसके भी सिर्फ 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया जिसने सच कहूं तो हमारे संविधान की आत्मा की नींव रखी। अब देखिए, संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, बहुत बड़ा और पेचीदा काम था। तो जाहिर है कोई एक इंसान इसे नहीं कर सकता था। इसीलिए काम को बांटा गया। अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गईं और इन कमेटियों की कमान संभाली देश के सबसे बड़े नेताओं ने। जैसे केंद्र की शक्तियों का जिम्मा नेहरू जी के पास, तो राज्यों के संविधान का काम सरदार पटेल के पास, और पूरी सभा को चलाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी ही। लेकिन इन सारी कमेटियों में से एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो थी प्रारूप समिति, अंग्रेजी में कहें तो ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम था संविधान के एक एक शब्द को कागज पर उतारना और उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। और इस सबसे जरूरी कमेटी की कमान किसे सौंपी गई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जिन्हें हम आज भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उनके साथ 6 और बड़े कानूनी दिग्गज थे। इन 7 लोगों की टीम ने मिलकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया और यही ड्राफ्ट आगे की सारी बहस का आधार बना। अच्छा, तो ड्राफ्ट तो बन गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद शुरू हुई महीनों तक चलने वाली बहस। इसे 3 रीडिंग्स या वाचन में बांटा गया। पहले रीडिंग में इसे पेश किया गया। दूसरी रीडिंग, जो सबसे लंबी चली, उसमें एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर घंटों बहस हुई, हजारों अमेंडमेंट्स आए, और तब जाकर तीसरी रीडिंग में इसे फाइनल किया गया। सोचिए कितनी गहरी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस रही होगी ये। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949। इसी दिन हमारी संविधान सभा ने इस महान दस्तावेज को फॉर्मली अडॉप्ट किया, अपनाया और देश को सौंप दिया। और इसीलिए तो हर साल हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, उन सभी महान लोगों को याद करने के लिए। अब इस पूरे काम का स्केल कितना बड़ा था, ये समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स आपको बताएंगे कि ये कितना बड़ा और मेहनत भरा काम था। तो ये रहे वो नंबर्स। समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी लगभग 3 साल। खर्चा हुआ उस जमाने में 64 लाख रुपए। दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उन्हें स्टडी किया गया, और अकेले ड्राफ्ट पर ही 114 दिनों तक बहस चली। ये आंकड़े खुद बोलते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत और कितनी दूर की सोच के साथ ये काम किया था। और हाँ, एक बात और, इस महान काम में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, 15 महिलाएं भी थीं जिनका योगदान बहुत बड़ा था। अक्सर इतिहास की किताबों में हम इन नामों को भूल जाते हैं, लेकिन सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, इन सब ने अपनी आवाज़ बुलंद की और हमारे देश की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई। उनका ये योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे इसकी मुश्किल भाषा की वजह से वकीलों का स्वर्ग भी कहा। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे कानून के जानकारों द्वारा लिखा गया एक इतना मुश्किल दस्तावेज करोड़ों आम भारतीयों की उम्मीदों, उनके अधिकारों और उनकी आवाज बन गया और आज भी बना हुआ है। शायद इस सवाल का जवाब हमारे लोकतंत्र के पिछले 7 दशकों से ज्यादा के सफर में ही छिपा है।